बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारे 3 लेक्चर हो गए थे। आज हम सेकंड ईयर फिज़िक्स के लेक्चर नंबर 4 पे आ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट की थी कोई एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसकी पहली एप्लीकेशन ज़ीरोग्राफी हमने पढ़ ली थी। आज हम उसकी दूसरी एप्लीकेशन की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है इंक जेट प्रिंटर। इंक जेट प्रिंटर, याद रखें कि ये प्रिंटर की एक टाइप है। मैं डेफिनेशन बनाने के लिए आपको ये समझा रहा हूं कि ये प्रिंटर की एक टाइप है। भाई कौन सी टाइप है? ये प्रिंटर की ऐसी टाइप है, ऐसी किस्म है जो यूज करती है इलेक्ट्रिक चार्जेस का। किसका? इलेक्ट्रिक चार्जेस का यूज करती है अपने ऑपरेशन के लिए। तो इसलिए इसकी टेक्स्ट बुक में भी डेफिनेशन बनी हुई है। जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन बनेगी वो कुछ यूं बनेगी, द टाइप ऑफ प्रिंटर दैट यूजेस, जो इस्तेमाल करता है किसका? इलेक्ट्रिक चार्जेस। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस का इस्तेमाल करता है किसके लिए? फॉर इट्स ऑपरेशन इज कॉल्ड इंक जेट प्रिंटर। तो ये है भी इसकी डेफिनेशन, द टाइप ऑफ प्रिंटर दैट यूजेस इलेक्ट्रिक चार्जेस फॉर इट्स ऑपरेशन इज कॉल्ड इंकजेट प्रिंटर। अब इस टॉपिक को समझने के लिए जो इसकी जो फ्लो डायग्राम है, डायग्राम अगर समझ आ जाए तो समझें आपको ये पूरी एप्लीकेशन, पूरा टॉपिक समझ आ गया। छोटा सा टॉपिक है तो इसकी डायग्राम मैंने पहले से बना दी है। इस डायग्राम के जो कंपोनेंट्स हैं, जो हिस्से हैं, उसमें आपको नजर आ रहा है पहले नंबर पे मैंने एक बॉक्स बनाया था। ये बॉक्स शो कर रहा है इंक सप्लाई को, यानी ये समझें कि ये एक टैंक है, ये एक बर्तन है जिसमें इंक भरी होगी। उसके बाद अब जाहिर है इस इंक को ऊपर ले जाना है। जैसे पानी को जमीन में से बाहर निकालने के लिए आपको इस्तेमाल करना होता है पंप का, तो इस इंक को भी ऊपर ले जाने के लिए इस्तेमाल करना होगा पंप। पंप ने क्या करना है? इस इंक सप्लाई से इंक को खींचना है और किसके पास भेजना है? प्रिंट हेड के पास। अब प्रिंट हेड के अंदर एक स्मॉल नोजल है। अब प्रेशर के साथ वो इंक जब प्रिंट हेड से नोजल से होती हुई बाहर निकलेगी, क्योंकि वो स्मॉल होल है, एक छोटा सा सुराख है नोजल के अंदर, तो उसने क्या करना है? उसने इंक को तोड़ देना है। इंक को तोड़ के छोटे छोटे ड्रॉप्स बना देना है। उसकी ड्रॉप्स की एक स्ट्रीम बनेगी। अब वो स्ट्रीम आगे की तरफ जा रही है, जैसे कि डायग्राम मैंने दिखाया आपको। आगे की तरफ जाते हुए यहां एक मारूजी है। अब ये स्ट्रीम इंक की ये पास होगी 2 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में से। कौन से कंपोनेंट? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। और वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड यानी एनोड और कैथोड होते हैं, तो एक पॉजिटिव से एक को नेगेटिव से। तो ये है भाई चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। अगर इसका फंक्शन देखा जाए तो नाम खुद बता रहा है इनका फंक्शन क्या होगा। इनका फंक्शन है चार्ज करना, कि जो ड्रॉप्स जाएंगे उनको चार्ज बना देंगे। और इसके साथ जो है एक कंट्रोल स्विच भी कनेक्टेड है जो इसको ऑन ऑफ करता रहेगा। अगर ये ऑन होगा तो चार्ज करेगा, अगर ये ऑफ होगा तो चार्ज नहीं करेगा। फिर उसके बाद यही स्ट्रीम जो है इसने गुजरना है दूसरे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में से, जिसका नाम है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। क्या नाम है? डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। नाम खुद बता रहा है इनका काम है, ये वो प्लेटें हैं जो मोड़ देंगे, जो डिफ्लेक्ट कर देंगे। भाई डिफ्लेक्ट किन को करेंगी? जो चार्ज होंगे। अगर नहीं होंगे तो उनको नहीं करेगी डिफ्लेक्ट। उसके बाद है आगे गटर। गटर जो है ये लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं वेस्टेज के लिए।
और इसके बाद सामने आपको एक वाइट पेपर नजर आ रहा है जिसके ऊपर हमने वो प्रिंट करना है। अब ये काम किस तरह करेगा? सिंपल सा असूल है, नजर आ रहा है कि अगर इंक को पेपर तक पहुंचाना चाहते हैं तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड को ऑफ होना चाहिए। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स अगर ऑफ होंगे तो ये इंक के ड्रॉप चार्ज नहीं होंगे। अगर चार्ज नहीं होंगे तो डिफ्लेक्ट भी नहीं होंगे। अगर डिफ्लेक्ट नहीं होंगे तो इन्होंने कहां जाना है? सीधा पेपर के पास। अगर ये ऑन होंगे तो ये ड्रॉप्स चार्ज हो जाएंगे। अगर चार्ज हो जाएंगे तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स ने उन चार्ज ड्रॉप, क्योंकि सारे चार्ज हो चुके हैं, उनको डिफ्लेक्ट करके कहां ले जाना है? गटर की तरफ। तो ये प्रोसेस होता है कि इंक पहुंचानी है तो पेपर तक चार्जिंग इलेक्ट्रोड को ऑफ होना चाहिए। अगर नहीं पहुंचानी तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को क्या होना चाहिए? ऑन होना चाहिए। आखिर में एक मारूजी है कि जो इंक जेट प्रिंटर है ये कलर प्रिंटिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी इनसे कलर प्रिंटिंग भी की जा सकती है। ठीक है, वो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ था कि चार कलर जो है वो आपके सारे कलर बना के दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हाँ भी क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इसके हवाले से याद रखिए, छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये एग्जाम में आ चुका है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए मैं यहां पे आपको सबसे पहले मीनिंग्स बता दूं फ्लक्स के। फ्लक्स के मीनिंग है फ्लो, बहाव। अब आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर पूरा ये वर्ड पढ़ा जाए तो ये क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक से मुराद तो हम अब तक लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये तो पढ़ा जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो। ऐसा नहीं, यहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो एक और नाम है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। हम यहां पे फिर किसका फ्लो पढ़ना चाह रहे हैं? यहां पे आके आपको इलेक्ट्रिक के जो मीनिंग लेने हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लेने हैं। तो यहां पे इलेक्ट्रिक से मुराद क्या लेना है आपने? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब अगर आप देखें ये लिखा हुआ है फिर इस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो। अब लाइन फ्लो तो नहीं करती, लाइन गुजरती होती है। लाइन ने पास होना होता है, गुजरना होता है। तो इसका मतलब हम यहां पे फ्लक्स का मीनिंग, मफहूम जो है वो फ्लो वाला नहीं लेना, बल्कि कौन सा लेना है? पास। तो मुकम्मल क्या बन रहा है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का गुजरना। सवाल ये है कहां से? तो उसका जवाब है किसी यूनिट एरिया में से। तो भाई डेफिनेशन बन गई। क्या डेफिनेशन बनेगी? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through unit area। the number of electric field lines, पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो गुजर रही हैं किसी यूनिट एरिया, यहां यूनिट जरूर लिखना है, यूनिट एरिया में से गुजरने वाली फील्ड लाइंस की तादाद को क्या कहा जाता है? इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन हम ये भी लिख सकते हैं, मैं दोनों आपको समझा दूंगा। दूसरी जो डेफिनेशन है वो है द डॉट, या इसको पता है आपको स्केलर भी कहा जाता है। द डॉट या स्केलर प्रोडक्ट, भाई किस किस का? ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड
vector area is called electric flux. ठीक है, ये दूसरी डेफिनेशन है, आप जो चाहे लिख सकते हैं। मैंने कहा कि ये स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। इससे क्या अंदाजा हुआ? इससे अंदाजा ये हुआ कि जो डॉट प्रोडक्ट है उसका जवाब स्केलर मिकदार होती है। तो यहाँ पे आपको एक मारूजी मिल गई या आपको एक हिंट मिल गई कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये हमेशा कौन सी मिकदार होगी? स्केलर। ये कौन सी मिकदार होगी? स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। तो वे डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको ई से जाहिर किया जाता है, एंड वेक्टर एरिया, और वेक्टर एरिया का प्रोडक्ट जो है स्केलर प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसका फार्मूला क्या बनेगा? इसका जो फार्मूला है वो हम इस नीचे वाली डेफिनेशन के हिसाब से बना सकते हैं। वो फार्मूला बनेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अलामत फाई लिख के नीचे ई लिख देना है। ई स्टैंड फॉर हेयर इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अलामत फाई ई से जाहिर करेंगे और ये बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एंड वेक्टर एरिया। ए लिख के ऊपर एरो हेड लगा या इसको आप ओपन करें, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड ई, दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए, और साथ आ जाएगा कॉस थीटा। ये है भी इसका फार्मूला। अब आप सोच रहे होंगे थीटा जो जाविया है वो किन के दरमियान होगा? तो उसका जवाब यही है, ई और ए के दरमियान, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान है। और ये वेक्टर एरिया क्या होता है भाई? एरिया तो स्केलर मिकदार है। अब वेक्टर एरिया क्या है? वेक्टर एरिया कहा जाता है, एरिया स्केलर है, अगर इसको डायरेक्शन मिल जाए तो ये वेक्टर बन जाएगा। एरिया को डायरेक्शन कैसे देनी है वेक्टर बनाने के लिए? तो उसका जवाब है कि ऐसा एरिया whose डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द सरफेस। मसलन मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये डस्टर देखें, ये डस्टर का ये प्लेन है, इसका एरिया होगा, इस प्लेन का एरिया है, लेकिन मैंने जानना है वेक्टर एरिया कहां है, किस तरफ है, क्योंकि उसकी सेम तो होती है, डायरेक्शन होती है, तो वेक्टर एरिया किस तरफ है? तो उसका जवाब है इस प्लेन पे ड्रॉ कर दो नॉर्मल। वेक्टर एरिया ऐसा एरिया है whose डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द सरफेस। जैसे ये प्लेन है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये नॉर्मल ड्रॉ करना है, नॉर्मल पता है आपको परपेंडिकुलर होता है। इसकी डायरेक्शन ड्रॉ करनी है, ये होगी, इसकी डायरेक्शन ड्रॉ करनी है, ये इस हिस्से की, इसकी ड्रॉ करनी है, ये होगी। तो किसी भी प्लेन पे नॉर्मल ड्रॉ कर दें, वो डायरेक्शन दे देगा, और डायरेक्शन मिलने से वो क्या बन जाएगा? वेक्टर एरिया। ठीक है, तो फर्क याद रखना है कि ये प्लेन है, इसका एरिया है, और इस पे जो नॉर्मल है ये डायरेक्शन है, ये कौन हो जाएगा? वेक्टर एरिया। ठीक है, तो भाई आगे चलते हैं। इसका अगर यूनिट की बात करूं मैं, SI सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट जो है वो बनेगा, इसका यूनिट पढ़ चुके हैं हम, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का क्या है? मीटर स्क्वायर। इसका तो कोई यूनिट नहीं है, थीटा कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये है सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अच्छा भी, अब मैं एक्सप्लेनेशन की तरफ आ रहा हूं। एक्सप्लेन करना है इसको। फर्ज करें एक रीजन है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। लेट अस कंसीडर अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसीलिए मैंने जो लाइंस बनाई हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो पैरेलल बनाती है। पैरेलल का मतलब कल बताया था आपको कि जहां फील्ड लाइंस पैरेलल हों, समझ जाएं वहां फील्ड यूनिफॉर्म है। मैं इस रीजन के अंदर एक एरिया, यूनिट एरिया, याद रखें यूनिट एरिया, यूनिट एरिया से क्या मुराद है? जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, मैंने हेल्ड कर दिया परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस।
अगर ये फील्ड लाइन इस सिमत में है तो मैंने एरिया को ऐसे रखा हुआ है परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस, तो क्या होगा, इस एरिया में से गुजरेंगी फील्ड लाइन, गुजरेंगी इसका मतलब फ्लक्स है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैंने यही कहा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का गुजरना, यह गुजर रही हैं, अगर गुजर रही हैं तो फ्लक्स है। कितनी गुजर रही हैं, 1 2 3 4 गुजर रही हैं, यानी यहां जो फील्ड गुजर रहा है वो 4 है न्यूटन पर कूलम, और एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, क्या थी डेफिनेशन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद कौन सी, पासिंग थ्रू, जो गुजर रही है, कहां से, यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मुझे बताएं इसमें कितनी लाइंस गुजर रही हैं, 4, तो फ्लक्स कितना होगा, 4। तो भाई इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है फाई ई इज इक्वल टू 4 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर होगा। तादाद 4 है तो फ्लक्स भी 4 होगा। अच्छा भी अगर हम फार्मूले के मुताबिक भी करें तो 4 ज़र्ब 1 जवाब कितना आएगा, 4 ही होगा। मैं दूसरी सिचुएशन पे आ रहा हूं कि वही रीजन बना रहा हूं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैरेलल है, लेकिन मैं केस को थोड़ा चेंज कर रहा हूं। अब मैं एरिया को परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल रखने लगा, यानी यूनिट एरिया को मैंने हेल्ड कर दिया, रख दिया पैरेलल टू द फील्ड लाइंस। चीज वही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 4 है और एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है, लेकिन मसला यह है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि इस एरिया में से अब फील्ड लाइंस, ये एरिया था ना, ऐसे हो गया, इसमें कोई फील्ड लाइन नहीं गुजर रही, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा यहां पे, मिनिमम यानी 0। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नो फील्ड लाइन इज पासिंग थ्रू द एरिया, इसलिए फ्लक्स क्या होगा, 0। अब आप सोच रहे होंगे कि फील्ड भी है एरिया भी है तो फ्लक्स क्यों नहीं है, दो चीजें तो है, इसलिए नहीं है क्योंकि तीसरी चीज थीटा था। मसलन अगर आप यहां पे थीटा देखें ना, इस सिचुएशन में ड्रॉ नहीं किया, ये देखें फर्क देखिएगा जरा, ये पूरी प्लेन है, प्लेन फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी एरिया फील्ड के परपेंडिकुलर है, लेकिन वेक्टर एरिया किस तरह है जरा ड्रॉ करके देखते हैं, ऐसे है ना, तो वेक्टर एरिया ड्रॉ करने के लिए आप नॉर्मल टू द प्लेन ऐसे ड्रॉ करेंगे, यानी ये वेक्टर एरिया, और ये क्या थी, ये इस सेंट में क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों में जाविया क्या बना, 0। पुट करके देखें आप, ई की जगह 4, ए की जगह 1 और थीटा की जगह 0। जब आप पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ई ए कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, तो इसलिए मैक्सिमम फ्लक्स। दूसरे केस में ये प्लेन ऐसे रखी हुई है, ऐसे पैरेलल, तो अगर इसमें नॉर्मल ड्रा करें तो किस तरह बनेगा, ऊपर देखिए, यानी यहां जो वेक्टर एरिया है, एरिया नहीं वेक्टर एरिया इस सिमत में है, और फील्ड लाइन किस सिमत में है, वो इस सिमत में। तो एंगल कितना हुआ, एंगल दोनों के दरमियान 90 डिग्री। जब आप 90 पुट करेंगे cos 90 0 होता है, तो पूरा फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0। तो याद रखें कि जब भी प्लेन फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो या नॉर्मल टू द प्लेन, एक लफ्ज है प्लेन और एक लफ्ज है नॉर्मल टू द प्लेन, ये डिफरेंट है। प्लेन अगर फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू द प्लेन फील्ड लाइंस के पैरेलल हो तो फ्लक्स मैक्सिमम होता है। फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम व्हेन प्लेन फील्ड लाइन के पैरेलल या
नॉर्मल टू द प्लेन फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर हो जाए, देखिए उलट है, यानी प्लेन जब कहते हैं तो उसके लिए और बात बन रही है, जैसे यहां प्लेन कहा तो परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू द प्लेन कहा यानी वेक्टर एरिया कहा तो वो क्या बन जाता है, उसके पैरेलल। तो याद रखें जो थीटा है, थीटा जाविया यहां प्लेन और फील्ड में नहीं है, ये थीटा नॉर्मल टू द प्लेन यानी वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान है। तो इसीलिए हमने इस प्लेन को नहीं देखना जब इस फार्मूले में थीटा की कीमत पुट करनी है। आप सोच रहे होंगे कि प्लेन परपेंडिकुलर यहां थीटा 90 पुट कर देते, गलत हो जाता, क्योंकि थीटा जाविया है नॉर्मल टू द प्लेन और फील्ड के दरमियान। तीसरी सिचुएशन पे आ रहा हूं मैं, वही रीजन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन जो प्लेन है मैं ना उसको परपेंडिकुलर रख रहा हूं ना ही पैरेलल, मैं इंक्लाइंड पे रख रहा हूं, तिरछी। ये देखिए अब क्या होगा, अब तो ना तो मैक्सिमम कह सकते हैं ना ही मिनिमम कह सकते हैं, तो फिर क्या होगा। चले मैं जरा नॉर्मल ड्रा कर लूं, फील्ड की डायरेक्शन तो मैंने दिखा दी है नॉर्मल, क्योंकि थीटा चेक करना है तो नॉर्मल जरूर ही ड्रा करना पड़ेगा आपको। चले ड्रा करता हूं नॉर्मल। हाँ जी, ये ऐसे हैं तिरछी, तो नॉर्मल ड्रा करना है, इस पे नॉर्मल 90 के एंगल पे ऐसे बनेगा। मैं ड्रा कर रहा हूं, ये देखिए ये है नॉर्मल टू द प्लेन जो कि वेक्टर एरिया को जाहिर कर रहा है, और फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है, ये ई हो गया। तो दोनों के दरमियान कोई एंगल बन रहा है थीटा, ई और ए के दरमियान पहले या तो 0 बन रहा था या 90 बन रहा था, अब कितना बन रहा है थीटा। तो इस सिचुएशन में फ्लक्स कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप एरिया को रिजॉल्व कर लो। मैंने तरीका बताया हुआ है, रिजॉल्व करने के लिए आपको परपेंडिकुलर ड्रा करना होता है। जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये एक कंपोनेंट, ये दूसरा, ये वर्टिकल कंपोनेंट है ए साइन थीटा हो गया, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ए का ए कॉस थीटा हो गया। तो हमें कौन सा वाला चाहिए एंगल के लिहाज से, हमने देखा कि जो कंपोनेंट वेक्टर का फील्ड के परपेंडिकुलर हो वहां फ्लक्स क्या हो जाता है 0, और जो कंपोनेंट एरिया का फील्ड के पैरेलल हो वहां फ्लक्स होता है मैक्सिमम। तो इसीलिए हमें फिर कौन से वाला चाहिए, क्या ए साइन थीटा चाहिए, नहीं, क्योंकि ए साइन थीटा तो वर्टिकल कंपोनेंट है इस डायग्राम के हिसाब से, इसमें नहीं होगा फ्लक्स, तो फ्लक्स किस में होगा ए कॉस थीटा। तो इसीलिए यहां पे जो फ्लक्स हासिल होगा वो ई ए नहीं, ई ए कॉस थीटा। इसको आप स्केलर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं ई डॉट ए। इसीलिए मैंने दूसरी डेफिनेशन में कहा था कि ये स्केलर प्रोडक्ट होता है किस किस का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का। ठीक है, अगर आपके जहन में ये पॉइंट क्लियर हो जाए कि भाई एरिया और वेक्टर एरिया में क्या फर्क है, एरिया उस प्लेन को कहा जाता है, प्लेन का एरिया होगा, और वेक्टर एरिया उस प्लेन पे नॉर्मल होगा। चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं ये वर्ड्स, प्लेन या एरिया, हम इसके सेम मीनिंग लेंगे इस टॉपिक के हिसाब से। नॉर्मल टू द एरिया या वेक्टर एरिया, ये हम सेम मीनिंग लेंगे डायरेक्शन के हिसाब से। ठीक है, तो ये याद रखना है। जब आपने ये एक्सप्लेनेशन दे देनी है उसके बाद जो है आपको लिखना होगा, उसके बाद आपको लिखना होगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो मैंने आपको बता जरूर दिया, लेकिन आपने लिखना है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हेडिंग देने के बाद तारीफ लिखनी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। ये डायग्राम बनी हुई है,
maximum when vector area is parallel, same direction parallel to the electric field lines. Electric flux will be maximum when vector area नहीं कह रहा, vector area is parallel to the electric field lines, electric flux maximum होगा। ये लिखने के बाद आपने डायग्राम बनानी है, आपने ये एंगल शो करके निकाल के देना है इस फार्मूले के मुताबिक। ई ए cos 0 1 होता है, तो मैक्सिमम फ्लक्स का फार्मूला फिर क्या हो गया, मैक्सिमम फ्लक्स का फार्मूला हो जाएगा ई ए, ये मैक्सिमम फार्मूला है। जब मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मिनिमम व्हेन वेक्टर एरिया इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि वहां थीटा 90 पुट करेंगे। जब आप यहां पे थीटा 90 पुट करेंगे तो कॉस 90 0 होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगा, 0। मिनिमम। मैक्सिमम कब होगा, जब वेक्टर एरिया पैरेलल हो और एरिया क्या हो, चलो वेक्टर एरिया तो पैरेलल है, एरिया क्या हो, एरिया परपेंडिकुलर हो। मेरी बात समझ आ रही है कि भाई एरिया और वेक्टर एरिया में क्या फर्क है। एरिया प्लेन है, प्लेन परपेंडिकुलर होगी, तो जो वेक्टर एरिया है वो पैरेलल हो जाएगा। तो अगर खाली एरिया कहेंगे तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर, अगर वेक्टर एरिया कहेंगे तो पैरेलल, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी तरह मिनिमम में अगर प्लेन कहेंगे तो पैरेलल, अगर वेक्टर एरिया कहेंगे तो परपेंडिकुलर। ये था आज का हमारा लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं एक दोबारा मैं रिवाइज करा दूं, बता दूं कि क्या पढ़ा है हमने। पहले नंबर पे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक की दूसरी एप्लीकेशन पढ़ी थी, इंकजेट प्रिंटर एप्लीकेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। उसके पार्ट्स मैंने उसकी डेफिनेशन बताई, उसके पार्ट्स बताए। एक इंक सप्लाई था डायग्राम के मुताबिक, पंप था, प्रिंट हेड था, नोजल थी, उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स 2 अदद, एक चार्जिंग इलेक्ट्रोड और एक था डिफ्लेक्टिंग प्लेट, गटर था, और उसके बाद एक पेपर था जिस पे वो प्रिंट करना है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा था वो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हवाले से। मैंने कहा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आ चुका है, वैसे छोटा सा सवाल है लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका है। इसमें कोई मसला नहीं है, मैंने एक तरीक़ाकार बना दिया, आपको बता दिया है कि आपने टॉपिक को कैसे लिखना है। आपने उसको डिफ़ाइन कर लेना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। दोनों डेफिनेशन बेहतर है कि लिख दें आप, ज़्यादा बेहतर है ताकि एक्सप्लेनेशन में क्लैरिटी रहे। दोनों डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन में आएंगे। एक्सप्लेनेशन में मैंने 3 सिचुएशन ड्रा की थी कि अगर एरिया परपेंडिकुलर हो या नॉर्मल टू एरिया पैरेलल हो तो फ्लक्स मैक्सिमम हो जाता है, उसका ये वैल्यू होगी। अगर एरिया पैरेलल हो या नॉर्मल टू द एरिया फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो तो फ्लक्स मिनिमम हो जाता है, मैंने ये बना दिया। उसके बाद तीसरी सिचुएशन ली कि अगर एरिया फील्ड लाइन के साथ कोई एंगल बना रहा हो थीटा जो पता ना हो, अननोन हो, तो फिर उसके लिए फिर फार्मूला बन जाता है ई ए कॉस थीटा, वरना या ई ए आएगा या 0 आएगा। ई ए से मुराद मैक्सिमम, 0 से मुराद क्या होगा, मिनिमम। और अगर थीटा अननोन हो तो फिर कॉस थीटा वाला फैक्टर भी आएगा, यानी 3 हो जाएंगे, ई ए और कॉस थीटा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें एक चीज़ है कि आप प्लेन को भी डिवाइड कर सकते हैं, उसके कंपोनेंट बना सकते हैं। कि अगर एक प्लेन है, यूँ समझें कि इस तरह प्लेन है, तो एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये हो जाएगा। इसमें फ्लक्स मैक्सिमम होगा, क्यों, क्योंकि ये डायग्राम के मुताबिक प्लेन जब फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाते हैं मैक्सिमम, इसमें फ्लक्स नहीं होगा, ये जो हिस्सा होगा क्योंकि ये इस शक्ल में आ जाएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।